मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ इंद्रकांत शर्मा नंगल डैम। आज फिर आपको कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। आज मैं आपको स्टैंडिंग ऑर्डर 82, चाहे इसमें नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर क्या चीज है जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगी। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सीजी ग्राउंड कंपनसेट ग्राउंड में जो हम बल सदस्य में अपॉइंट करते हैं उनकी कार्यविधि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए डीजी महोदय द्वारा। इसमें सबसे फर्स्ट है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट है इस संबंध में रेलवे बोर्ड का एक लेटर भी निकला था, जो कि लेटर नंबर 2002 सेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आरसी प्रेम 3/1/2003। इसमें आरपीएफ और आरपीएफ में जो बच्चों की उनकी भर्ती प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। फर्स्टली इसके लिए बताया गया कि जो सुरक्षा विभाग में आरपीएफ और आरपीएफ कर्मी हैं, जो उनके अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनके बच्चों को फोर्स में भर्ती करना है तो मैक्सिमम अधिक से अधिक उनका आरपीएफ और आरपीएफ स्टाफ में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की अपॉइंट जो नियुक्ति होगी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति आरपीएफ में ही करने की कोशिश की जानी चाहिए। सेकेंडरी ये बताया गया है कि जो पुरुष और महिला स्टाफ हैं, जो आरपीएफ के कोई एक्सपायर स्टाफ हैं और उनके बच्चों को जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देनी है, उनकी पद की फिटनेस के आधार पर अधिकतम जहां तक संभव हो आरपीएफ में ही अवशोषित करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। थर्ड इसमें लिखा है अगर ऊपर के दोनों पॉइंट 1 और 2 अगर इनके आधार पे असंभव है कि वो फिजिकली फिट भी नहीं है जो उसको उसमें एब्जॉर्ब कर ले। सेकेंडरी उसमें कोई आरपीएफ में वैकेंसी भी नहीं, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर वो कुछ नहीं है तो अन्य डिपार्टमेंट में भी रेलवे के उसको नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। फोर्थ इसमें लिखा है कि इसी आधार पर अदर डिपार्टमेंट के जो वो लड़के हैं, अदर डिपार्टमेंट में जो कर्मी हैं, उनके बच्चों को भी अनुकंपा के आधार नियुक्ति आरपीएफ में उन्हीं दोनों पॉइंट के आधार पर दी जा सकती है। यदि उनके विभाग में भी जगह नहीं है या उनके लिए सुटेबल नहीं है तो आरपीएफ या आरपीएफ में या मिनिस्ट्रियल स्टाफ में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। इसमें जो योग्यता बताई गई थी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किन किन परिस्थितियों में कैसे इसमें आवेदन होगी। इसमें फर्स्ट लिखा है कि जो कोई अपना आरपीएफ स्टाफ या आरपीएफ स्टाफ डेथ कर जाता है, चाहे इसमें हैरेस से उसकी मृत्यु हो प्लस उसकी सुसाइडल केस भी होगा, तो भी उनके बच्चों को, योग्य बच्चे को उसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। सेकेंडरी है कि ऐसा जो आरपीएफ या आरपीएफ कर्मचारी जो सेवा की विस्तार अवधि के दौरान एक्सपायर कर जाता है तो उसके बच्चे को भी इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का विचार किया जा सकता है। इसमें थर्ड बात ये बताई गई कि इसमें केवल ऐसे स्टाफ के केवल एक ही बच्चे को नियुक्ति का अधिकार मिलेगा। इसमें अधिकतर बच्चों को, मतलब जिसके 2-3 बच्चे, सभी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं, केवल एक बच्चे को नियुक्ति का अधिकार है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर इसमें किसी कर्मी का बच्चा छोटा है, नाबालिग है, और उनकी विधवा माँ अगर नौकरी नहीं करना चाहती तो उस वैकेंसी को बच्चे के लिए सुरक्षित रख लिया जाएगा और यह सबसे बड़े बच्चे के लिए ही मान्य होगी। यदि सबसे बड़ा बच्चे को भर्ती नहीं कराना तो उसका अनैच्छिक प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल तक की अवधि के अंदर ही दूसरे योग्य बच्चे के संबंध में अवगत करा के हुए उसकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। इसको मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि इसमें जो सबसे बड़ा बच्चा होगा नौकरी पे पहला उस बच्चे का होगा। अगर वह बच्चा अनिच्छुक है या अनिच्छुक प्रमाण पत्र जारी करते हैं तब वह उससे छोटे योग्य बच्चे के लिए रिजर्व की जाएगी, जिसका टाइम पीरियड 5 साल का होगा। उसके पश्चात विचार नहीं किया जाएगा, तो 5 साल के अंदर में ही करना पड़ेगा और उसको उसकी उम्र होने से 2 साल पहले तक हम नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसमें लिखा है कि यदि किसी कर्मचारी जो मर चुका है उसकी विधवा पत्नी शादी कर लेती है, बिना नौकरी लिए शादी कर लेती है कोई दूसरी, तो न तो वह उसकी विधवा एवं नहीं उसका बच्चा कोई भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसी में क्लॉज दिया गया है कि यदि उसकी विधवा पत्नी पहले नौकरी प्राप्त कर ले और उसके बाद दूसरी शादी करे तो वह नौकरी कर सकती है। इसमें अथॉरिटी कौन कौन सक्षम है जो इनको अथॉरिटी बनाने के, जो इनको भर्ती करने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए सक्षम जो है, उसमें जोन की जो सीएससी व आरपीएफ के जो आईजी होते हैं अनुकंपा के आधार नियुक्ति का अधिकार उनको दिए गए हैं और वह दिए गए निर्देशों के अनुसार ही स्क्रीनिंग कमेटी को गठित करते हैं
और वो सभी ऐसी रिक्रूटमेंट की जो कमेटी गठित होगी वो लाइक ऐसे जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होती है ऐसी गठित होगी। इसमें योग्यता जो पोस्ट के लिए होती है उसमें सभी योग्यताएं जो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जिस जैसे कुक या कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए जो मतलब योग्यताएं निर्धारित की गई है वह सभी योग्यताएं इसके लिए भी मान्य होगी। इसमें किसी प्रकार कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसमें फिजिकल और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो एक निर्धारित मानक के अनुसार होगी। इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से कि किस किस चीज की प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें लिखा गया है कि जो अनुकंपा और भर्ती जो की जाएगी उसमें प्रायोरिटी सबसे पहले उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी जिनके फादर ड्यूटी के दौरान एनकाउंटर में शहीद हुए। सेकेंडरी उन बच्चों को उनके आरपीएफ कर्मियों के बच्चों को ड्यूटी देगी जो ऑन ड्यूटी चोट पर मर गए हो या उनको ऐसी चोट लगे हो जिसके कारण वो फिजिकली डिजेबल्ड ऐसे हो जो नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। तीसरा उसको दी जाएगी जो ऑफ ड्यूटी में हो या किसी एक्सीडेंट के कारण मारे जाए, ड्यूटी ऑफ हो उनकी, तो थर्ड नंबर पे उनको रखा है। फोर्थ नंबर पे उनको रखा है जो प्राकृतिक रूप से अपनी सेवावधि के दौरान ही प्राकृतिक रूप से या कुछ ऐसी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तो उसको नंबर इस क्रम में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियुक्त करने संबंधी प्रायोरिटी दी जाएगी। उक्त संबंध में इन सभी का पालन करते हुए जो उनके सीएससी को एक पूरी लिस्ट इस तरह से तैयार करनी चाहिए प्रायोरिटी के आधार पर। और इसमें किसी स्पेसिफिक केस के लिए जिसको नियुक्ति देनी है तो उसके लिए सीएससी मुद्दे अगर उसको चाह रहे हैं कि इसको नियुक्ति पहले देनी है तो उसका रीजन लगते हुए डीजी मुद्दे से इस संबंध में आदेश प्राप्त करें। अब इसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, परंतु कुक के लिए जोन के आईजी तथा कांस्टेबल टू एसआई के लिए डीजी एज रिलैक्सेशन संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। उन्हीं को इस संबंध में आदेश प्राप्त है। अच्छा, इसमें जो भी सीजी ग्राउंड में जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसके संबंध में पर्सनल डिपार्टमेंट से भी कंसल्टेट उनको कंसल्ट करते रहना है कि इसमें इतने स्टाफ की नियुक्ति इस तरीके से की जाए कि उनको भी एक इसमें फिर जर्नल निर्देश कुछ दिए गए हैं। इसमें जो टाइम ऑफ सीजी ग्राउंड अपॉइंटमेंट का वह दिया गया है जिसमें फर्स्ट डेथ ओब्लिक मेडिकल इनवैलिडेशन से फॉर्म फिलअप करने तक की जो अवधि होती है वही इसकी एज टाइम पीरियड माना जाएगा। मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि द टाइम लिमिट ऑफ सीजी अपॉइंटमेंट विल काउंट डेथ ओब्लिक मेडिकल इनवैलिडेशन ऑफ द टाइम ऑफ सबमिट फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। प्रथम जो अपना वो दिया वही इसमें मान्य होगा। थर्ड ये है कि इसमें जो ग्रुप सी कांस्टेबल टू एसआई व ग्रुप डी की भर्ती के वे सभी नियम व मानदंड लागू होंगे जो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होते हैं। लेकिन इसमें फिजिकल में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो उसको 3 महीने की अवधि देते हुए पुनः प्रयास के लिए एक चांस दिया जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैकेंसी की उपलब्धता के आधार पर निम्न क्रम स्थापित किया जाएगा: सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कुक। और इसमें ऐसा भी किया जाएगा कि किसी अगर कोई बल सदस्य का बच्चा सब इंस्पेक्टर के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसको कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए तो कुक में भर्ती किया जा सकता है। तो इसमें अन्य आदेश जो भी निकलेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के अनुसार निकलेंगे। तो आपको बस यही इसमें था कि सीजी ग्राउंड में कैसे भर्ती होती है ये इस संबंध में मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि हम अपनी दिन प्रतिदिन ड्यूटियों के दौरान हमें बहुत से एस्कॉर्ट ड्यूटी आदि भी करनी है, तो इसी दौरान हमारे रेल मंत्री की जो स्पेशल ट्रेन होती है उनकी सुरक्षा के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हैं। तो मैं एक स्टैंडिंग ऑर्डर के विषय में ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको कि जब कभी हमारे यहाँ पे एमआर विजिट हो या आपकी ड्यूटी के दौरान कहीं भी हो तो आपको किस किस सुरक्षा निर्देशों पे ध्यान देना है। उस संबंध में जो स्टैंडिंग ऑर्डर 75 डीजी महोदय द्वारा मतलब आदेशित किया गया है तो उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि चूंकि जो रेल मिनिस्ट्री होते हैं उनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड है एज ए होम मिनिस्ट्री के जो लेटर के अनुसार है। तो इसमें एज पर MHA के उसको या येलो बुक के आधार पे उनकी कैटेगरी डिवाइड होती है, उसके अनुसार वो Z+ कैटेगरी का एंटाइटल है। और इसलिए MR की सुरक्षा प्राइमरी रूप से तो MHA और या सिविल पुलिस जहाँ पे जिस स्टेट में वो है उन्हीं की प्राइमरी है, उन्हीं को उनकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है तथा उन्हीं को उससे कोऑर्डिनेट करना है। परंतु चूंकि RPF एज ए आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, बल सदस्य होने के कारण तथा रेलवे एक्ट और RPF एक्ट में यात्रियों की सुरक्षा संबंधी अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने संबंधी इनको बहुत सी पावर मिली है।
तो इस उद्देश्य को देखते हुए कि जैसे रेल आ रही है तो रेल और रेल यात्री की सुरक्षा को आरपीएफ सुरक्षा प्रोवाइड कराएगी। तो अगर इस लिहाज से भी देखे तो एज ए रेल मिनिस्टर भी रेल में आ रहे हैं तो रेल यात्री परिसर सब हमारे अंडर में आता है। तो हमें उस लिहाज को देखते हुए इनकी सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी एमआर विजिट हो या किसी सीनियर्स मोस्ट मंत्री की मीटिंग वो हो तो उसकी हमें क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था अपनानी चाहिए इस संबंध में इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जिस जोन में एमआर स्पेशल ट्रेन जा रही है वहां के सीएससी जो है अपने कंसर्न जीआरपी इंचार्ज जो उनके समकक्ष लेवल के होंगे लाइक एज एसआरपी जीआरपी, उनसे बात करके एक कंबाइंड एस्कॉर्ट कराएंगे और उस एस्कॉर्ट में कम से कम एक जीओजी एएससी उस एस्कॉर्ट का इंचार्ज होगा। सेकेंडरी, उस जोन में जो एसआईबी विंग है वो विंग उस आसपास के इलाकों से आसूचना इकट्ठा करेगी कि कहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसी आसूचना इकट्ठी हो रही है जिससे हमारे स्पेशल के फंक्शन में या मूवमेंट में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होने की संभावना हो या अन्य कोई जानकारी जिस संबंध में जो किसी घटना घटित होने के संबंध में उनको सूचनाएं प्राप्त करेंगे और सीएससी मुद्दे को इस संबंध में अवगत कराएंगे ताकि उसका पहले से बंदोबस्त किया जा सके। सेकेंडरी है कि इसमें जो नजदीकी जोन के सीएससी से भी वहां के सीएससी समन्वय रखेंगे कि जब एमआर स्पेशल दूसरे जोन में जाए तो वहां की एस्कॉर्ट पार्टी को उसके साथ में हैंडओवर टेक ओवर अच्छी प्रकार से करके वो उतर सके और दूसरी एस्कॉर्ट पार्टी पूर्ण सतर्कता के साथ में आगे गंतव्य तक एमआर स्पेशल के साथ में ड्यूटी कर सके। इसमें एक और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे है वो एमआर जो स्पेशल जहाँ ओरिजिनल स्टेशन वहाँ पे एंटी सेबोटेज चेक पूरी ट्रेन की होनी है। पूरी ट्रेन को पूर्ण रूप से चेकिंग करानी है, डॉग स्क्वाड चेकिंग, उसमें बीडीडीएस चेकिंग, ये सभी चेकिंग करा के ट्रेन को डिपार्चर करना चाहिए। और एस्कॉर्ट पार्टी कम से कम 3 भागों में बटी हो और सभी के पास अच्छी वॉकी टॉकी और संचार साधनों की कोई कमी ना हो। एस्कॉर्ट पार्टी को दंगा विरोधी उपकरण भी लैस होना चाहिए, अच्छे वेपन्स होने चाहिए उनके पास, टॉर्च लाइट आदि सभी, और अच्छे स्मार्ट टर्नआउट के साथ उनको ड्यूटी पे भेजना चाहिए ताकि एमआर स्पेशल के अच्छे से ड्यूटी कर सके। और स्मार्ट स्टाफ जो थोड़े यंग और एनर्जेटिक स्टाफ हो उन्हीं को एमआर स्पेशल के एस्कॉर्ट ड्यूटी पे भी लगाना चाहिए। डीएससी और एएससी जो मुद्दा जो है अपने जिस क्षेत्र से हमारी स्पेशल ट्रेन गुजर रही है उस क्षेत्र में जहां जहां भी सेंसिटिव पॉइंट्स है, स्टेशन बीट जो भी है, वहां पर एक्स्ट्रा पिकेटिंग और स्टाफ को लगाना चाहिए ताकि कोई ट्रेन पे पथराव आदि कोई घटना घटित न हो सके या कोई सैबोटेज आदि घटना घटित न हो सके। तथा सभी पोस्ट और आउटपोस्ट इंचार्जों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाए कि जब हमारे स्पेशल जाए तो अपने सेक्शन से सेफली पास कराएं और उसको वो रखें। लास्ट में अगर बीच कहीं सेक्शन में कोई गाड़ी रुक जाती है, अगर किसी का अनशेड्यूल कोई स्टॉपेज हो जाए तो तुरंत एस्कॉर्ट को नीचे उतर के अपना मोर्चा लेते हुए उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तथा एक सबसे लास्ट पॉइंट है कि जो क्रू स्टाफ हमारे स्पेशल में रहेगा उसकी और यात्री की पूर्ण रूप से स्क्रीनिंग होने के बाद ही गाड़ी में चढ़ा जाएगा। तो ये एमआर स्पेशल जो ट्रेन है आपको उसके विषय में बताया गया, संभवतः आपके बहुत ही फायदा है।